Assalamu alaikum and welcome to International Performance Management Part 2 lecture, which is under International HRM. In the previous lecture, we discussed what is a performance management, and basically, it is a process that enables the MNEs to evaluate and continuously improve individuals' performance of subsidiary units, or the performance of the whole corporate. And it is always evaluated against a clearly defined goals or targets. तो हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस ख़ास तौर पे मल्टीनेशनल कंपनीज में है, जिसमें एम्प्लॉयज़ अक्रॉस द कंट्री जाते हैं, स्पेशली एक्सपेट्रिएट्स, उसके अंदर जो लोकल स्ट्रेटजीज, रोल्स, प्रोसेस और प्रैक्टिसेस हैं, और जो ग्लोबल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, रोल, प्रोसेस और प्रैक्टिसेस हैं, उन दोनों का इन्फ्लुएंस होता है, और वो दोनों मिल के जो प्रायोरिटी सेट करते हैं, जो जिसके अंदर ग्लोबल और लोकल एम्फोसिस दोनों शामिल होती हैं, और फिर वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के प्रोसेस को डिक्टेट करते हैं फॉर एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इसलिए इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर अप्रेजल बाहर से भी हो रहा होता है, सोर्सेज वहां से भी अप्रेज कर रहे होते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, और लोकल सोर्सेज भी जो है उसमें इनपुट्स दे रही होती हैं, और उसका अप्रेजल जो है वो बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज में यूज होता है। इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है, विच इज अंडर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, विच इज एक्चुअली कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, वो एक बड़ा क्रिटिकल उसके अंदर आउटकम्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस तरह से कि डेवलपमेंट करना एम्प्लॉय की, उसकी कंपनसेशन को सेट करना, उसकी हायरिंग फायरिंग डिसीजंस को, उसकी प्रमोशन डिसीजंस को, उसके टास्क और रोल्स की एफिशिएंसी को, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है आप इम्प्लिसिटली भी उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, एक्सप्लिसिटली भी उसके अंदर कर रहे होते हैं, एवेल्युएट कर रहे होते हैं। उसमें फिर ट्रेनिंग के भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम में देखा जाए तो इट्स अ कंट्रोल मैयर, जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना कंट्रोल रखती है अपॉन इट्स एम्प्लॉयज, और वो कंट्रोल इज एक्चुअली अ मीन ऑफ क्रिएटिंग एन एफिशिएंट एनवायरनमेंट। फिर ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और समटाइम्स उसके लीगल कॉम्प्लाइंसेस जो हैं वो भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HR टू actually do this process in a very systematic manner and in a very documented manner as well. Let's take a quick recap of whatever we learned in our previous lecture. First of all, we learned about multinational performance management. ये multinational की performance management कैसे different होती है from a traditional performance management or a management of only a company that operates in at a local environment, ठीक है। चूंकि उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन वेरी करती है एज कम्पेयर टू अ फर्म जो सिर्फ लोकल मार्केट में ऑपरेट कर रही है। एक तो सबसे पहले ये कि होल वर्सेस पार्ट का कॉन्सेप्ट, कि हमने ये देखना होता है कि ओवरऑल MNE का जो उसका जो फ़ायदा है या उसका एडवांटेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या सब्सिडरी का जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी है उसको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब समटाइम ऐसे होता है कि कई मल्टीनेशनल फर्म्स जो है अपनी सब्सिडरीज किसी ऐसी कंट्री में ओपन करती हैं जहाँ पे दूसरी फर्म्स जो हैं वो उनसे कंपटीशन हो रहा है, तो वहाँ पे फौरी तौर पे एडवांटेज या फ़ायदा या प्रॉफिट नहीं मिलता। दूसरा प्रॉब्लम नॉन कंपेरेबल डाटा है, स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से भी मुश्किल हो जाता है उनको कंपेयर करना। फिर ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी वोलेटाइल, चेंज होती रहती हैं, उसके अंदर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे एपिडेमिक्स आ गए या डिप्रेशन आ गए, इकोनॉमिक डिप्रेशन जिन्हें हम कहते हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आ गए, वो चीज़ें। फिर डेट और टाइम और डिस्टेंस की जो सेपरेशन है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर चीज़ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं होती, फेस टू फेस मीटिंग भी करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती हैं। तो आजकल काफ़ी एडवांस हो गया सब कुछ, और HRIS जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती जैसे पहले होती थी। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल लेवल ऑफ मैच्योरिटी अक्रॉस द मार्केट्स, हर मार्केट उतनी मैच्योर नहीं होती, उसके जो काम करने का तरीका है, उसके जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो डाटा है वो उतना डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से भी कंपेरेबिलिटी जो है वो मुश्किल हो जाती है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल और मैनेजमेंट प्रोसेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को, जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जिसमें एम्प्लॉयज आर बेसिकली रिवॉर्डेड फॉर अप्रोप्रिएट वर्क बिहेवियर्स, ठीक है, और फिर एक किस्म का एक कंट्रोल कायम रहता है हेडक्वार्टर्स का थ्रू देयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें तो उसके अंदर
कुछ ऐसी वेरिएबल्स होते हैं जिनको कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी होता है। एक तो कंपनसेशन पैकेज, ठीक है, एम्प्लॉय का, फिर उसको कौन सा टास्क असाइन किया जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का टास्क है या मैनेजर का टास्क है या स्ट्रक्चरल रिप्रोड्यूसर का टास्क है या ट्रबल शूटर का टास्क है या जस्ट एन ऑपरेटिव का टास्क है, उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद ये भी देखा जाता है कि वो असाइनमेंट्स किस किस्म की कर रहे हैं, टेक्निकल असाइनमेंट है या डेवलपमेंटल असाइनमेंट है या स्ट्रेटेजिक असाइनमेंट है या फंक्शनल असाइनमेंट है। हमने ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। रोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रोल कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, रोल क्लैरिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, साथ साथ रोल एक्सपेक्टेशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद हेड क्वार्टर का सपोर्ट उसको कितना है इन इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी, जो उसको एक्सपेट्रिएट को कह के भेजा गया फ्रॉम द हेड क्वार्टर, ठीक है। और वो बड़ा एक काउंट करता है उसकी, अगर हेड क्वार्टर का सपोर्ट ज़्यादा है तो फिर लॉयल्टी और कमिटमेंट भी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, ठीक है। और अगर हेड क्वार्टर का सपोर्ट कम है तो ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगी। फिर होस्ट एनवायरनमेंट और कल्चरल एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। जिस तरह हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि कल्चरल डिफरेंस होते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेट्रिएट्स जो हैं वो अक्सर अडॉप्ट नहीं कर पाते न्यू, या उनको पता नहीं होता कि वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से एक्ट करना है, जो जिसे कहते हैं कि हाउ टू एक्ट प्रॉपरली, ठीक है। फिर होस्ट एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्निकल और फिजिकल डिमांड्स होते हैं, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होते हैं एक्सपेट्रिएट की परफॉर्मेंस में, और उस तरह किस तरह एडजस्ट कर लेता है। So now we will discuss more about other topics in this chapter. Before we move forward to the topic of uh, performance management of non-expatriates, let's see कि different countries में performance management का क्या approach है। सबसे हम 3 एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चाइना में जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो बड़ी पर्सनलाइज अप्रोच होती है उसकी, नेटवर्क ड्रिवन होता है, यानी अपने फेलोज में बातचीत में एक दूसरे के साथ जो दोस्ती यारी है उसके अंदर होती है। अच्छा, उसमें पे डिसीजन पे इफेक्ट होता है जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होती है, ठीक है। ऑफन इट इज़ इम्प्लिसिट अंडर स्पोकन, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको उभार के या प्रोसेस को बहुत ज़्यादा विजिबल करके नहीं किया जाता, अंदर खाते सारा ज़्यादातर काम होता है। अच्छा, हिस्टोरिकल डाटा को ज़्यादा देखा जाता है कि पास परफॉर्मेंसेस भी साथ शामिल की जाती हैं, और क्रिटिकली चीज़ों को, यानी कि अप्रोच बड़ी क्रिटिकल किस्म की होती है। ऑन द अदर हैंड, फ्रांस में जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लीगल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ठीक है। जो लीगैलिटीज़ होती हैं वो भी बड़े पार्ट प्ले करती हैं, और जो कल्चर होता है वो भी बड़ा पार्ट प्ले करता है। और वहाँ पे ऑफन जो मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी एचआर के जो लोग होते हैं, उनकी लीगल एक्सपर्टीज भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, फ्रांस का जो लेबर लॉ है वो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है एक्सेसिंग परफॉर्मेंस में, लेकिन वो ये चीज़ ज़रूर कहता है कि मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, यानी उसमें दोस्ती यारी का चक्कर काम होता है, और वो एक बड़ा एक प्रोसेस जो है वो मेरिट बेस्ड और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद वो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लोगों की मोटिवेशन को इम्प्रूव करना, उनके इंटेलेक्चुअल कैपिटल को इम्प्रूव करना, ठीक है। उसका एक पूरा फिलॉसफी उसके पीछे होती है वाया कोचिंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। और जो टास्क होते हैं वो उनकी जो करने के अंदर, यानी टास्क परफॉर्म करने में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेस किया जाता है। अच्छा, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर जो फेवरिज्म भी चलती है, या ये भी देखा जाता है कि बंदे ने अपने प्रीवियस जॉब जो है वो कहाँ पे की है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उसकी कॉर्पोरेट की एक्सपीरियंस कैसा है, या गवर्नमेंट जॉब में भी एक्सपीरियंसेस को देखा जाता है, ठीक है। और साथ साथ जो असेसमेंट और जो कंपनसेशन है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी हिस्टोरिकली बहुत एक्सेप्टेबल है फ्रांस में। कुछ सेगमेंट्स में ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, खासतौर पे वो जो अपनी पिछली कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को मेंटेन करना चाह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये फ्रांस में पसंद नहीं किया जाता कि आप ओवर जनरलाइज कर दें प्रोसेस को, उसमें ज़्यादा ये प्रेफर किया जाता है कि जो टास्क एट हैंड है उसको ज़्यादा फोकस किया जाए। यानी ओवर जनरलाइज करने का मतलब ये है कि उसकी पिछली हिस्ट्री को देखना, या उसकी पिछली डिग्रीज को देखना, या उसकी पिछली
परफॉर्मेंस को देखने बजाय जो इस साल की परफॉर्मेंस है, इस टेन्योर जिसमें परफॉर्मेंस चेक की जा रही है, उसको देखना ज़्यादा इसको इनकरेज किया जाता है। आल्दो वो प्रैक्टिसेस भी हैं जो मैंने पहले जिक्र किया कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को भी देखा जाता है और उसके बीच में उसकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। वैसे ये है कि फ्रांस में जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो फर्म के साइज के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। ठीक है, जो लार्जर फर्म्स हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस काफ़ी डिटेल्ड किस्म की होती हैं और उनकी में काफ़ी वैरायटी होती है और जो क्राइटेरियाज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द स्मॉलर फार्म्स। और वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, या इंटरनलाइजेशन कितनी है किसी फर्म की और ऑक्यूपेशन लेवल कितना है किसी एम्प्लॉय का। जर्मनी इज़ अ नेबरिंग कंट्री टू फ्रांस, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट है एज कम्पेयर टू फ्रांस। वहाँ पे ओवर जनरलाइजेशन को बिल्कुल इनकरेज नहीं किया जाता। ठीक है, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, प्रिसाइज होना पड़ता है लीगल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के दरमियान में, यानी एक बहुत जिसे कहते हैं डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेड किस्म का प्रोसेस होता है। अच्छा, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस जो पुरानी है जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग है, यानी एम्प्लॉय की बात भी सुनी जाए। ठीक है, और वोकेशनल ट्रेनिंग है, यानी कि जो ट्रेनिंग आपको फर्म ने करवाई है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है उसका काफ़ी अमल दखल है। इसी वजह से जो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी एक बहुत बड़ी करेक्टराइजेशन जर्मनी में ये है कि वहाँ पे वर्कर की इनपुट ज़्यादा होती है। यानी कि हमने जो प्रीवियस दो डिस्कस किया वहाँ पे मैनेजर की इनपुट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वर्कर की इनपुट निस्बतन ज़्यादा होती है। ये नहीं कि 100% वर्कर की इनपुट है, लेकिन निस्बतन ज़्यादा होती है। वो अपनी इनपुट कैसे देते हैं, जैसे वर्क काउंसिल्स होते हैं या कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेसेस होते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे लॉन्ग टर्म करियर फोकस होता है उसके अंदर। ठीक है, फिर ये कि वर्कर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उसको जो टास्क परफॉर्म करने में। फिर ये कि लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी वहाँ पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा है। फिर स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बिकॉज जनरली जर्मन्स आर टेक्निकली वेरी साउंड। और जर्मनी ने जो वर्ल्ड वॉर से पहले तरक्की की थी वो भी उसकी बहुत बड़ी वजह है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। और बावजूद इसके कि वर्ल्ड वॉर टू में बिल्कुल ये तबाह हो गई थी कंट्री, वो फिर आज अपने पैरों पे इस तरह खड़े हैं कि यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन है इस टाइम। तो वो उसकी वजह यही है कि दे हैव सेट्स ऑफ रूल्स जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा, फिर ये कि हमने कहा था कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस जर्मनी में होता है उसमें कंसेंशुअल होता है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मिलजुल के जो वर्कर की इनपुट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद प्रोसेस जो होता है बड़ा एक्सप्लिसिट, यानी नज़र आ रहा होता है सामने, एक बड़ा विजिबल किस्म का प्रोसेस होता है, ऑन गोइंग होता है, हर वक्त चलता रहता है और इनफॉर्मली डे टू डे सेटिंग में भी उसको वो प्रोसेस साथ साथ पूरा चल, यानी पूरे इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। लेकिन उसके बावजूद कि इनफॉर्मल डे टू डे सेटिंग में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चलती रहती है, उसके बावजूद वहां पे अब ये एचआर वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बस सोचना कि जर्मनी में रोल्स, स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज, पर्पसेस, स्केड्यूल्स और कंसीक्वेंसेस किसी भी काम के वो बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज्ड होती हैं, यानी ये बड़ी स्पेसिफिकली ये चीज़ें मैंशनड होती हैं और रेगुलेट किया जाता है इनको वाया एम्प्लॉय एंड मैनेजर्स डिस्कशन, यानी को डिटर्मिनेशन से। अच्छा, उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड पे का जहाँ तक ताल्लुक है तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा ये चीज़ इतनी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, इतनी उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली एज कम्पेयर टू ब्रिटेन और यूएस, जहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड पे जो है बहुत ज़्यादा चलती है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जर्मन फर्म्स जो है ना वो शॉर्ट टर्म गोल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू नो कि हमने 3 कंट्रीज़ में देखा कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अप्रोच तीनों कंट्रीज में काफ़ी डिफरेंट है और एचआर नीड्स टू एडजस्ट themselves according to those countries। और इसके अलावा जितनी बाकी कंट्रीज हैं उनका भी हमें इंटरनेट पे या और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के जरिए इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जहाँ तक नॉन एक्सपेट्रिएट्स की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ताल्लुक है तो हमने पिछले चैप्टर्स में ये देखा था कि नॉन एक्सपेट्रिएट्स या इंटरनेशनल बिजनेस ट्रैवलर्स या वो लोग होते हैं कि जो इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं होते कि वो परमानेंटली रीलोकेट नहीं होते दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, उनके असाइनमेंट की टाइप नॉन स्टैंडर्ड होती है। उस और बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे वो अपनी कम्यूट भी कर सकता है बिटवीन होम कंट्री एंड अदर ऑफिस, वर्चुअल असाइनमेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, या रोटेशन बेस्ड भी हो सकती हैं। तो अब ये वर्चुअल असाइनीज जो होते हैं वो किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो की जाती है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
विदिन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉयज। ठीक है, और चूंकि नॉन स्टैंडर्ड असाइनमेंट्स होती हैं तो इसमें चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब वो चैलेंजेस जब हमें पता चल जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हम उनको कैटर करेंगे। तो लेट्स सी कि क्या चैलेंजेस होते हैं अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं नॉन एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉयज़ की। First of all, we need to define a criteria, how to determine the performance criteria and goals related to the effective conduct of non-standard assignment, especially virtual assignees। ठीक है, अब जो एग्रीमेंट होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऑन द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया वो बड़ा ज़रूरी होता है। यानी अगर आप किसी नॉन एक्सपेट्रिएट या रोटेशनरी एम्प्लॉय या टेम्पररी एम्प्लॉय को भेज रहे हैं दूसरे मुल्क में, तो यू नीड टू डिटरमिन कि उसको किस गोल या किस टास्क के लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, और वहां पे वो टास्क कैसे डिटरमिन होगा, वहां पे एक लिंक क्रिएट होगा बिटवीन द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ MNE's स्ट्रेटेजिक गोल्स, या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी से मेंशन होंगे। ठीक है, अब वो जो रोल कंसेप्शन का हमने जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि किसी भी एक्सपेक्ट्रिएट्स के जो रोल कंसेप्शन है वो आते हैं फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, लोकल कंट्रीज कल्चर एंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्चुअल असाइनीज होते हैं वहां पे लोकल कॉन्टेक्स्ट तो होता नहीं है, वो तो सिर्फ अपने मुल्क में ही बैठ के काम कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, या थोड़ी देर के लिए वहां पे गए होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि एक तो उसके पास डोमेस्टिक अपना काम है जिसको वो कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि वो दूसरे मुल्क में भी काम कर रहा है। यानी कि जो वर्चुअल एम्प्लॉय है, ठीक है, जो ऑनलाइन जैसे काम कर रहा है दूसरे मुल्क में, उसका स्पेसिफिकली में बात ये हो रही है कि एक तो वो वर्चुअल एम्प्लॉय है, इसका मतलब अपने मुल्क में भी काम कर रहा है और साथ साथ वो दूसरे मुल्क में भी काम कर रहा है। सो यू हैव अ डुअल गोल, और उन डुअल गोल्स के लिए आपको फिर डुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल समटाइम्स करने होते हैं। द बेसिक थिंग इज कि वो जो भी काम कर रहा है, द HR नीड्स टू कीप अ ट्रैक कि वो ऑर्गेनाइजेशनल ओवरऑल जो स्ट्रेटजी और गोल, जो ओवरऑल स्ट्रेटजी और गोल है उसको किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेट्स सी डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉयज। विदिन अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता क्या है कि आप गोल सेट करते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं थ्रू सम डिफाइंड क्राइटेरियाज, और फिर उसके बाद एक फीडबैक का प्रोसेस आता है। तो ये होल मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस बन जाता है। अब यहाँ पे जब हम डिस्कशन करेंगे उसके अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल जो डिस्कस होगा वो नॉन एक्सपेट्रिएट एम्प्लॉयज का भी होगा अलॉन्ग विद एक्सपेट्रिएट्स, और जहाँ जहाँ थोड़े से डिफरेंस होंगे उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जैसे हमने कहा कि उसके अंदर कुछ डिसीजंस होते हैं। ठीक है, कुछ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट होते हैं, टास्क और रोल डिफाइंस होते हैं, और टाइमिंग्स डिस्कस होती हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल अप्रेजल की। ट्रेडिशनली क्या होता है कि ट्रेडिशनल जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है उसमें गोल सेटिंग होती है फॉर्मली, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है और फिर फीडबैक होता है। ये जो डाटा जहाँ से जो मिलता है उसको हम प्रोसेस को यूज करते हैं टू डिटरमिन द पे एंड प्रमोशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, और फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या वो MNE के जो ओवरऑल गोल्स हैं उनको किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है जो काम, जो परफॉर्मेंस अप्रेज हुई है। अच्छा, अब मुख्तलिफ मुल्कों में भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ MNEs में भी तरीका डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे ये जो गोल सेटिंग का तरीका है वो जर्मनी और स्वीडन में नॉर्मली एम्प्लॉय की इनपुट बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, बट USA में गोल्स जो हैं वो असाइन ज़्यादा किए जाते हैं और एम्प्लॉय की इनपुट जो है वो कम ली जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। सबसे पहले परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज कैसे सेट होते हैं और उनकी क्या किस्म होती है। बेसिकली परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज तो गोल्स ही होते हैं और हर जॉब के डिफरेंट गोल्स होते हैं। ठीक है, अब ये गोल्स दो किस्म के हो सकते हैं जिन पे आप परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं। एक होते हैं हार्ड गोल्स विच आर वेरी ऑब्जेक्टिव, क्वांटिफाइबल और कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड और जॉब से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। जैसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या मार्केट शेयर, ये नंबर्स की शक्ल में हमें मिल जाती हैं दोनों चीज़ें। तो ये वो गोल्स होते हैं विच आर हार्ड गोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म्ड या जो भी जॉब है उससे रिलेटेड अगर हम उसको थोड़ा सा क्वांटिफाइबल कर लें।
सॉफ्ट गोल्स थोड़े से डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि दे आर मोर रिलेशनशिप या करेक्टरिस्टिक ट्रेड बेस्ड, जैसे लीडरशिप स्टाइल या इंटरपर्सनल स्किल्स। अच्छा, जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं उनके लिए कॉन्टेक्चुअल गोल्स इनकॉर्पोरेट करना बड़ा ज़रूरी होता है इन देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस। और कॉन्टेक्चुअल गोल्स क्या होते हैं, जो जब भी डिज़ाइन किए जाती हैं वो कंसिडर करते हैं सिचुएशंस को, कि किस सिचुएशन में काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे एमएनईज है, ठीक है, एमएनईज क्या करती हैं कि वो जो ट्रांसफर प्राइसिंग और दूसरे फाइनेंशियल टूल्स हैं जो डिटरमिन करने के लिए कि जी एमएनईज की परफॉर्मेंस, सब्सिडीज की परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें आर्बिट्रेरी वैल्यूज को यूज करती है, इसलिए कि करेंसी कन्वर्जन के डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, सेल्स और कैश फ्लो के डिफरेंसेस आ जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो है वो काफ़ी और इतना स्टैंडर्डाइज नहीं है कि बिल्कुल एक्यूरेट आप मैयर कर सकें, यानी कि लोकल अकाउंटिंग और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के बीच में डिफरेंसेस लाया करती हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे जो फाइनेंशियल्स हैं वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो एक सब्सिडी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो दूसरी सब्सिडी के फाइनेंशियल रिजल्ट से डायरेक्टली कंपेयर नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए दे शुड नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी इनपुट इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा फार्मूला सेट करने चाहिए या ऐसे फ्लेक्सिबल किस्म के गोल्स बनाने चाहिए जिसमें कॉन्टेक्चुअल जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं वो इनकॉर्पोरेट हो सके। Okay, the next question in performance appraisal is, after performance criteria, that who conducts the performance appraisal? Typically, performance appraisal आपके immediate managers या immediate supervisors जो हैं वो conduct करते हैं, और specifically ये एक problem हो जाता है for the chief executive officer of a subsidiary जिसका तो कोई boss उस country में नहीं होता, ठीक है, और वहाँ पे जो evaluation है वो headquarters से होती है। ऑब्वियसली हेडक्वार्टर्स वाले इस पोजीशन में नहीं होते कि डे टू डे बेसिस पे जिस तरह वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीनियर मैनेजर काम कर रहा है उसकी सिचुएशन को देखने के लिए, ठीक है। और फिर उसकी परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया ज़्यादातर वही होते हैं जो सब्सिडरी की परफॉर्मेंस के क्राइटेरियाज होते हैं, और उस पर रिलाई किया जाता है हार्ड गोल्स या हार्ड क्राइटेरियाज, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे किसी भी डोमेस्टिक यूनिट्स और डिवीजन्स के हेड्स के ऊपर किया जाता है। लेकिन अब बात यही है कि हमेशा इस पर एक डेंजर रहता है कि इसी वजह से एक ख़तरा रहता है कि सब्सिडरी का मैनेजर जो है वो ऐसे डिसीजंस ले और ऐसी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करे जो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को फेवर करे एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म गोल्स को हमेशा फेवर करने के लिए यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑन योर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट फेज में होती है कोई भी कंपनी या उसका कोई भी डिवीजन, तो उसके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम नज़र आ रहे होते हैं। जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल डेफिनेटली या तो सब्सिडी का सीईओ करेगा या जो भी इमीडिएट होस्ट कंट्री का सुपरवाइजर है वो करेगा, ठीक है। और इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द लेवल ऑफ द पोजीशन। एक्सपेक्टेड की परफॉर्मेंस अप्रेजल में होस्ट कंट्री का मैनेजर जाहिर है ज़्यादा बेहतर पोजीशन पे होता है उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए, एंड बट शुड टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉन्टेक्चुअल क्राइटेरिया। हाउएवर उसके जो कल्चरल बाइसेस होते हैं, जैसे रोल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, बात करने का तरीका उसको पसंद नहीं है, जिस तरीके से मिलने जुलने के तरीके में डिफरेंस हो सकता है, ये भी एक वजूहत हो सकती हैं कि एक्सपेक्ट्रिएट का जो मैनेजर है वो उसको उतने पॉजिटिवली रिव्यू ना करे जिस तरह उसका टास्क के हवाले से बनता है। तो ये जो पर्सनल इंटरपर्सनल डिफरेंसेस होते हैं दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, और इसीलिए कुछ एक्सपेक्ट्रिएट्स प्रेफर करते हैं कि पेरेंट कंपनी जो पेरेंट कंट्री है वहाँ से वैल्यूएटर्स उनको वैल्यूएट करे, ठीक है, और जो डाटा है वहाँ पे सेंड किया जाए अप्रेजल का ताकि उसको रीवैल्यूएट वहाँ पे किया जाए। स्पेसिफिकली उन केसेस में जब एक्सपेट्रिएट्स जो है ऐसे असाइनमेंट्स पे आते हैं, वो चाहते हैं कि करियर प्रोग्रेशन उनकी हो, तो वो बेसिकली फिर प्रेफर करते हैं कि उनका जो अप्रेजल है वो होस्ट कंट्री से हो। कुछ कंपनीज ये भी करती हैं कि मल्टीपल रेटर्स को हायर कर लेती हैं। अच्छा, 360 फीडबैक प्रोसेस भी हो सकता है जिसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ आपके जो सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं
जो आपके फेलोज हैं वो आपको अप्रेज करें, ठीक है। और ये भी आर्ग्यू किया गया है कि क्रॉस कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी जब होती है फॉरेन असाइनमेंट में तो टीम ऑफ एल्यूएटर होनी चाहिए, ठीक है। वो टीम ऑफ एल्यूएटर एचआर अपॉइंट करती हैं लोगों को, जैसे सेल्फ रेटिंग भी हो सकती है एक्सपेट्रिएट की, एचआर मैनेजर को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है उसके लिए, ठीक है। और फिर सारा इमीडिएट सुपरवाइजर भी हो सकता है। तो 3 या 4 लोगों की जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है, रेटिंग होती है, तो उसका एक एवरेज बना के भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जा सकती है। फर्दर मोर परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ एस्पेक्ट्स जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ी ज़रूरी होती है एचआर पर्सपेक्टिव, एक के इसलिए कि उनके जो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपने अपने एचआर के कोर्स में फॉर्म्स देखे होंगे, और आप जब अपना ये कोर्स परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट का कोर्स से गो थ्रू किया होगा, अगर आपने एचआर में या करेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि देयर आर सम स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म। अब यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो पहले से चल रहे हैं, जो किसी भी जॉब के साथ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन की बेस पे बनाए जाते हैं, क्या वही परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म जो है एज इट इज़ इंटरनेशनल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या एक्सपेक्टेड्स होते हैं उनके लिए भी होने चाहिए। यहाँ पे रिसर्च ये कहती है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम जो है ना वो बेसिकली डिज़ाइन इसलिए किया जाता है, ज़्यादातर ये किया जाता है कि बड़ा स्टैटिक किस्म का सिस्टम होता है, ठीक है। और कोशिश ये की जाती है कि उसको बड़ा मेंटेन किया जाए, स्टैंडर्ड को ट्रेडिशनल तरीके से उसको किया जाए, ठीक है। क्योंकि पुराना सिस्टम जो है वो उसको बार बार टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर से वीकनेसेस निकाल दी जाती हैं, ठीक है। और यही वजह है कि बहुत फर्म्स जो है अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करती। हाउएवर जब एक्सपेट्रिएट्स की बात आती है, वहाँ पे ये होता है कि परफॉर्मेंस तो शायद परफॉर्मेंस की जो गोल्स हैं वो तो शायद चेंज ना हो, लेकिन कॉन्टेक्ट जरूर चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो बड़ा ड्रामेटिकली चेंज होता है। तो इस वजह से समटाइम्स जब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में प्रीवियसली टेस्टेड और एस्टेब्लिश जो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स होते हैं वो मीनिंगलेस हो जाते हैं इन इंटरनेशनल सिनेरियो, जो डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा पहले से यूज़ होते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखा गया, ऑलमोस्ट एक रिसर्च ने बताया कि 76% जो यूएस की फर्म्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रेजल फॉर्म यूज़ करती हैं फॉर एक्सपेक्टेड परफॉर्म अप्रेजल्स, ठीक है। और बहुत दफ़ा एम्प्लॉयज़ को ये शिकायत रहती है कि जब वो रीलोकेट होते हैं, ठीक है, तो उनका जो अप्रेजल है वो उनके जो क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंस है उनको नहीं कंसिडर करता और उसको नहीं एड्रेस करता, जिसकी वजह से अक्सर उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग जो है जिस तरह वो एफर्ट लगाते हैं उससे कम नज़र आ रही होती है। फिर सेकेंडली फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रेजल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे तो अप्रेजल जो है जनरली ईयरली बेसिस पे होता है, ठीक है। ये एक बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन कई कंपनीज जो हैं वो ये चेंज भी कर देती हैं, फ्रीक्वेंसी 6 मंथ्स का भी बेसिस पे कर लेती हैं। और ख़ासतौर पे वो एक्सपेट्रिएट्स जो शॉर्ट टर्म विजिट पे गए होते हैं, शॉर्ट टर्म असाइनमेंट पे गए होते हैं, उनके यानी एक्सपेट्रिएट नहीं होते, वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं। उनकी हम स्पेसिफिकली उनको एक्सपेट्रिएट नहीं कहते, लेकिन जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयज़ जो शॉर्ट टर्म असाइनमेंट पे आए होते हैं उनके अप्रेजल्स जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है परफॉर्मेंस फीडबैक। जब आप अप्रेजल कर रहे होते हैं और इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम आप चलाना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो एनुअल अप्रेजल में उसका एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को कंसिस्टेंटली फीडबैक नहीं मिल रहा होता जो ज़रूरी होता है, ताकि पूरे साल का वेट करने के बाद उनको फीडबैक दिया जाए। उससे बेहतर रहेगा तो फीडबैक शुड बी स्पॉन्टेनियस, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन और इम्प्रूव की जा सके। इसीलिए परफॉर्मेंस लिटरेचर जो है, जो बहुत सारा उसके ऊपर रिसर्च हुई है, वो सजेस्ट करता है कि रेगुलर फीडबैक मिलना चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए टारगेट्स के बारे में, टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और गोल्स अगर रिवाइज करने पड़े उनको रिवाइज करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द रिसोर्सेज अवेलेबल, डिपेंडिंग अपॉन द पेस ऑफ द वर्क एंड डिपेंडिंग ऑन द वर्क ऑफ अदर पीपल एज वेल, ठीक है। और ये चीज़ जो है, जो कांस्टेंट जो परफॉर्मेंस मीटिंग्स होती रहती हैं आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड विच इज ऑफ कोर्स लेस देन 1 ईयर, वो एक मोटिवेशन के लिए भी बड़ा अच्छा टूल होता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब एक्सपेट्रिएट्स होते हैं, अगर
टाइमली और अप्रोप्रिएट फीडबैक उनको मिले तो उनके लिए एडजस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। अच्छा, जो वर्चुअल असाइनीज होते हैं वो ऑफ कोर्स दूर बैठे होते हैं, उनके लिए जो कम्युनिकेशन मीडियम्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको इफेक्टिवली यूज़ करना फॉर दीज काइंड ऑफ मीटिंग्स। ठीक है। और मिस कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स जिसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो हैं वो अक्सर जो ख़राब हो जाती है, परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, क्योंकि देयर इज़ समटाइम्स कन्फ्यूजन बिटवीन। जैसे एक एग्जांपल दी गई है कि यूएसए और मलेशिया में मैनेजर्स के बीच में जो एक मिसकम्युनिकेशन अराइज हुई बिकॉज दे वर इफेक्टिवली गिविंग फीडबैक ऑन ईमेल्स, और ईमेल्स पढ़ना और ईमेल से अंडरस्टैंड करना और उसको समझना एक्चुअली क्रिएट अब कंफ्यूजन। ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर कि आप किस तरीके से फीडबैक प्रोवाइड कर रही हैं और उसमें मिसकम्युनिकेशन का जो एस्पेक्ट है उसको कितना मिनिमाइज कर रही हैं। दिस इज़ हाउ योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ कंप्लीट। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगी तब तक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। अभी तक इस टॉपिक में हमने ज़्यादातर बात ये की है कि जब एक्सपेट्रिएट ट्रैवल करता है टू अनदर कंट्री विच इज़ ऑफ कोर्स अ होस्ट कंट्री, तो उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे की जाती है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे HCN यानी होम कंट्री नेशनल की परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन आल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज मोर और लेस द HR इज इन द हेड क्वार्टर्स। ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है और रोल्स भी वही डिफाइन कर रही है। अब वहाँ पे जब वो रोल्स डिफाइन कर रही है तो वहां पे फिर अगेन वही इशू जो कल्चरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो आ सकता है। अब बात यह है कि डिफरेंट कंट्रीज में परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। कुछ कंट्रीज इवन ऐसी हैं जहां पे उसको एज अ सिग्नल ऑफ डिस्ट्रस्ट और इवन इंसल्ट भी देखा जाता है। फॉर एग्जांपल जापान। अब जापान में ये बड़ा एक उनके कल्चर का पार्ट है, उनके प्रोफेशनल कल्चर का भी पार्ट है कि दे अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन और सेव फेस, यानी फेस सेविंग का जो एस्पेक्ट है वो एक बड़ा उनके कस्टम्स में, उनके नॉर्म्स में शामिल है। जिस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट किया जाता है नॉर्मली, वहाँ पे एक जैपनीज मैनेजर अपने किसी भी एम्प्लॉय का डायरेक्टली गलती या उसका एरर जो है वो उस तरीके से पॉइंट आउट नहीं कर सकता। उसकी बजाय वो क्या करेगा कि पहले उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा। ठीक है। और फिर जर्नल लेवल पे बात करेगा उसकी, और फिर वो बिल्कुल इनडायरेक्ट तरीके से कोई मिस्टेक वो कहेगा, अगर किसी ने ये मिस्टेक की तो उसके साथ ऐसा हो सकता है, इसका प्रॉब्लम, विदाउट एक्चुअली पॉइंटिंग आउट द एक्चुअल मिस्टेक ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है। और सब ऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ऑब्वियसली उसकी किसी मिस्टेक को पॉइंट आउट कर रहे हैं और नीड्स टू इम्प्रूव हिज वर्क। तो इस प्रॉब्लम अब अगर कोई देखेंगे कोई अमेरिका में बैठा हुआ हेडक्वार्टर और जापान में परफॉर्मेंस अप्रेजल को इस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें बड़ा अमेरिका में इज अ वेरी डायरेक्ट अप्रोच, गलतियां फौरन पॉइंट आउट करते हैं, तो देयर कैन बी अ डायलेमा और प्रॉब्लम्स। और कल्चरल अडॉप्शन ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से जब भी कोई पेरेंट कंपनी रोल सेंड करती है टू HCN मैनेजर, और HCN मैनेजर का रोल बिहेवियर चेक करना होता है। ठीक है। तो वहाँ पे होस्ट कंट्री के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी आपने बीइंग एन HR आपने अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करना है अपने पूरे परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, और इवन फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के मेथड में वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। In conclusion, we can say that technical competence is not a necessary condition for an expatriate to be successful. It is necessary, but it's not sufficient condition for successful international performance. For an expatriate to be successful, or for international employee to be successful, cross-cultural interpersonal skills, sensitivity to foreign norms and values, and ease of adoption to unfamiliar environment are just a few of the managerial characteristics most multinationals seek when selecting international managers. The added challenge in this scenario for the HR is the effective management and appraisal of performance across all of the M&E's operations, which we have discussed in this chapter.